हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपका फाइनल टेस्ट 02 आयोजित करवाया गया है, कल ही ये आपका पेपर आयोजित करवाया गया है, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी आपके सवाल पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन हम देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिया जियोग्राफी के या इंडिया हिस्ट्री के सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनी भारत की पहली मस्जिद जमात खाना मस्जिद, जिसे जन्नत खान मस्जिद भी कहा जाता है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो आपकी जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका निर्माण दोस्तों आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। चीनी यात्री फाहियान ने किस भारतीय शासक के समय भारत की यात्रा की? तो फाहियान के द्वारा यात्रा की गई थी भारत की, और ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये किसके समय की गई थी दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनके समय की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 1857 की क्रांति के समय खेड़ी की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया। तो खेड़ी की लड़ाई जो है दोस्तों, इसमें अंग्रेजों को किसने हराया था? तो अंग्रेजों को हराया था दोस्तों आपके किसने हराया था? तो ये आपके अवंतीबाई लोधी के द्वारा हराया गया था। तो अवंतीबाई लोधी के द्वारा खेड़ी की लड़ाई लड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है, और इसमें अंग्रेजों को हराया था। अगला सवाल देखिए। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों आपकी दांडी यात्रा प्रारंभ कब की गई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 को की गई थी, और ये आपकी 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जाकर इन्होंने नमक आंदोलन जो था उसका उल्लंघन किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को। अगला सवाल देखिए। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपके कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। किसने नारा दिया एक धर्म, एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए हैं? तो दोस्तों ये किसका नारा था? एक धर्म, एक जाति और एक भगवान जो है ये मानवता के लिए है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा की प्रतीक नजर भेंट की गई? तो 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा भेंट की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सामोद के रावल थे आपके शिव सिंह के द्वारा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। पहला कथन देखिए। 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मार्तकुंडिया चित्तौड़ से एकी आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरा कथन है, मोतीलाल तेजावत व पांडुली गांव के किसान नेता गोकुल जाट के नेतृत्व में उदयपुर महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई। और तीसरा है आपका, महाराणा ने सभी 21 मांगों को स्वीकार कर लिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो ये 21 मांगे रखी गई थी दोस्तों, इनको स्वीकार नहीं किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों बातें यहाँ पर सही है। मोतीलाल तेजावत ने जो है वो मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एकी आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत वो पांडोली गांव के किसान जो थे आपके गोकुल जाट के नेतृत्व में महाराणा से मुलाकात की थी और 21 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो टोडगढ़ जो था इसको राजस्थान में कब आपके सम्मिलित किया गया, यह आपसे पूछा गया है। तो 1956 में इसको सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम है। तो यहाँ पर इनका कालक्रम आपको बताना है। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इनको कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। तो सिंपल सा सवाल है, हल्दी घाटी है, खानवा है, और आपका दोस्तों यहाँ पर तराइन का युद्ध है। तो 3, 2, 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है। तो 3, 2, 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को किस युद्ध में हराया था दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो ये किस युद्ध में हराया गया था? तो ये आपके धर्मत के युद्ध में हराया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में कलकत्ता छोड़कर जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। जापान में भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो ये जापान में नहीं किया था दोस्तों, ये आपके सिंगापुर में ही किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन से कथन जो है वो आपके सत्य और असत्य है ये पूछा गया है। तो पहला और दूसरा तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में कलकत्ता छोड़कर जर्मनी के रास्ते ये सिंगापुर पहुंचे थे। ठीक है, और जो ये आपकी आज़ाद हिंद फौज है इसका गठन जो है ये दोस्तों सिंगापुर में किया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए पृथ्वी माता या उर्वरा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दोस्तों ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हड़प्पा से आपकी प्राप्त हुई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबर ने मानसिंह को किस मुगल प्रांत की सूबेदारी नहीं दी थी। तो अकबर ने मानसिंह को किस मुगल प्रांत की सूबेदारी नहीं दी थी। काबुल है, बंगाल है, बिहार है और आपका गुजरात है। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, काबुल, बंगाल, बिहार हम पढ़ते हैं, गुजरात यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर रीजनिंग के सवाल है दोस्तों। तो ये रीजनिंग के सवाल आप खुद से कर लेना, इसकी PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो GK के सवाल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कल ये सवाल मैंने 4th ग्रेड के पेपर में भी करवाया था, उसमें भी पूछा गया था आपका। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर ये पश्चिमी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये पूर्वी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। और राजस्थान जो है इटली, नॉर्वे और इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये बात भी आपकी सही है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। तो ये तीनों बातें आपकी सही है। पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, धौलपुर करौली बाग परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। तो आपका धौलपुर करौली बाग परियोजना जो है दोस्तों, इसमें सम्मिलित क्षेत्र यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर केलादेवी आपका आ जाएगा, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ पर आ जाएगा, कुदीना रक्षित वनखंड यहाँ पर आ जाएगा, बंद बारेटा यहाँ पर शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। तो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति आपकी कौन सी हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण सवाल है, तो ये आपकी सहरिया हो जाएगी। सहरिया जो है ये आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल है, राजस्थान में एकमात्र है आदिम जनजाति। ये आपकी दोस्तों केलवाड़ा 12 में निवास करती है। अगला सवाल देखिए, भारत में मैग्नीज का शीर्ष भंडारण किस राज्य में है। तो मैग्नीज जो है दोस्तों इसका शीर्ष भंडारण किस राज्य में आपका हो जाएगा। तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। मैग्नीज का शीर्ष भंडारण जो है वो ओडिशा आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा दोस्तों हरित हाइड्रोजन संयंत्र आपका कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये आपका जोरहट असम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया, जोरहट असम में। अगला सवाल देखिए, ब्लू पाइन, स्प्रूस और देवदार आदि है। तो ये आपका जो है दोस्तों ब्लू पाइन, स्प्रूस और देवदार आदि क्या हो जाएंगे आपके, अल्पाइन वनस्पति, शंकुधारी वृक्ष, टुंड्रा वनस्पति या फिर मरुस्थलीय वनस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शंकुधारी वृक्ष आपके हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ब्लू पाइन, स्प्रूस और देवदार आपके शंकुधारी वृक्ष हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, विश्व नेटवर्क द्वारा भारत के नवीनतम जैव मंडल निश्चय का दर्जा किसे दिया गया। तो विश्व नेटवर्क द्वारा भारत के नवीनतम जैव मंडल निश्चय का दर्जा किसे दिया गया है, पंचमढ़ी, सुंदरवन, पन्ना, शेषाचलम यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पन्ना जैव मंडल को निश्चित किया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। पन्ना आपका MP में हो जाएगा। 3 बीघा गलियारा स्थित है। तो 3 बीघा गलियारा जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 3 बीघा गलियारा, देखो देखने से पता लग रहा है 3 बीघा गलियारा जो है दोस्तों ये विवाद भी आपका हुआ था, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला सवाल देखिए, मानसून निवर्तन के दौरान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो मानसून जब निवर्तन होता है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर प्राप्त होती है आपकी। तो ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। कोरोमंडल तट पर आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला सवाल देखिए, नर्मदा ताप्ती नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वहाँ पर जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। और कारण है इसका, नर्मदा ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों में बहती हुई अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। तो यहाँ पर कौन से कथन जो है
कथन आपका सही है और कारण जो है वो आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर सही है या गलत है। तो ए और आर दोनों यहाँ पर सही है दोस्तों, और आर ए का यहाँ पर सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है, और नर्मदा ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों में बहती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा और ताप्ती किन में बहती है? भ्रंश घाटियों में बहती है, और अपरत पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। मानव शिशुओं के जठर रस में रेनिन उपस्थित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। एंजाइम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। आमाशय में पाचन हेतु जठर रस स्त्रावित होता है। तो एंजाइम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की भंगिका, संस्थिति व संतुलन नियंत्रण करता है? तो संतुलन का नियंत्रण करता है, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि संतुलन नियंत्रण में रखता है दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोग का, उसके कारक जीव व संक्रमण के तरीके के साथ सही मिलान करता है? तो यहाँ पर कौन सा जो है वो आपका सही मिलान करता है, ये आपसे पूछा गया है। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, डेंगू। यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यहाँ पर आपका साल्मोनेला टाइफी, यहाँ पर विब्रिया कोलेरी, और यहाँ पर डेंगू वायरस। संक्रमण का तरीका न्यूक्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, अंतःश्वसनीय वायु के साथ, दूषित भोजन व जल द्वारा, एडिज एजिप्टी मच्छर। तो हैजा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है, और इसके अलावा दूषित भोजन और जल के द्वारा ये होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, डोट्स का संबंध किस रोग के उपचार से संबंधित है? तो डोट्स का संबंध किससे हो जाएगा आपका दोस्तों? तो ये क्षय रोग से हो जाएगा, टीबी से हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से आपका हो जाएगा डोट्स का संबंध। अगला सवाल देखिए, साबुन के संदर्भ में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है दोस्तों। तो साबुन के संदर्भ में सत्य कथन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो साबुन एक दीर्घ श्रृंखला होती है दोस्तों। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण आपके होते हैं साबुन। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सल्फोनिक लवण जो होते हैं ये तो आपके कौन होते हैं दोस्तों? साबुन नहीं होते हैं, ये तो आपके अपमार्जक होते हैं। आगे देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों में भी होता है, दंत विशेषज्ञों द्वारा उपयोग में लेने वाले दर्पण में भी होता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी होता है, लेकिन वाहनों के पार्श्व दर्पण में दोस्तों आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस गुण पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये किस गुण पर निर्भर करती है? तो ये आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी दोस्तों? आयाम पर आपकी निर्भर करती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस दुर्ग में अष्टधातु से निर्मित शारदा तोप अवस्थित थी? तो शारदा तोप आपकी कहाँ पर अवस्थित थी, यह आपसे पूछा गया है, जो कि अष्टधातु से निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों खंडार का किला। क्या हो जाएगा? खंडार का किला, जो कि आपका कहाँ पर है? तो ये आपका सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। खंडार का किला आपका सवाई माधोपुर में हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी शारदा तोप अवस्थित थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? चमड़े की मोजड़ी भीनमाल दिया गया है, ऊनी कंबल बीकानेर है, ब्लू पोएट्री जयपुर है, जाजम प्रिंट आपका बाड़मेर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? जाजम प्रिंट जो है ये बाड़मेर ना होकर चित्तौड़ यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, अकोला चित्तौड़। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली के चित्रकार थे? तो लाडली दास जो है दोस्तों इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएंगे आपके लाडली दास। अगला सवाल है, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? तो भीम विलास जो है दोस्तों ये कवि शंकर राव के द्वारा लिखी गई है, और ये राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है ये आपसे पूछा गया है। तो ये किस बोली में लिखी गई है? अहीर वाटी में लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भीम विलास जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भीम विलास जो है ये आपकी शंकर राव के द्वारा लिखी गई है, और ये आपकी अहीर वाटी में लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? तो चरचरी रचना जो है वो किससे संबंधित आपकी हो जाएगी? महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली जो रचनाएं होती है उन्हें चरचरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं आपकी चरचरी हो जाएगी। इनमें से राजस्थान के लोकनाट्य का एक रूप है। तो राजस्थान का लोकनाट्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चक्री, गरबा, घूमर, ख्याल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख्याल हो जाएगा यहाँ पर। क्या राइट आंसर होगा? ख्याल। अगला सवाल देखिए, गीदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य कौन सा होता है? महत्वपूर्ण सवाल है। गीदड़ लोक नृत्य दोस्तों आपका शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, और यहाँ पर मुख्य वाद्य यंत्र आपका कौन सा यूज में लिया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर नगाड़ा वाद्य यंत्र आपका यूज में लिया जाता है।
अगला सवाल देखिए, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से है? तो ये सवाल दोस्तों अभी आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था कुछ टाइम पहले। तो चाहल पुजारी जो है इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो गोगा जी से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दोस्तों यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी अपलोड किया हुआ है। तो चाहल पुजारियों का संबंध आपका किससे हो जाएगा? गोगा जी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में आपका कौन सा त्यौहार आता है? तो गुडला त्यौहार आपका चैत्र माह में आता है। ठीक है, गोगा नवमी तो आपकी भाद्रपद में आती है दोस्तों। ठीक है, अक्षय तृतीया आपकी वैशाख महीने में आती है और नाग पंचमी जो है ये आपकी श्रावण महीने में आती है। अगला सवाल देखिए, बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बुलाक आभूषण जो है दोस्तों ये आपके शरीर के किस भाग में धारण करते हैं? नाक में धारण करते हैं। तो बुलाक आपका नाक का आभूषण हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, पटवों की हवेली जैसलमेर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है, आपका पटवों की हवेली जैसलमेर है, तो ए में आपका 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन में दिया गया है। दौलत बाग आपका अजमेर में हो जाएगा दोस्तों, जो कि जहांगीर के द्वारा बनाया गया था आपका। ठीक है, और बारादरी जो है वो आपकी शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। आना सागर झील के किनारे ये स्थित है। सुवर्णगिरी दुर्ग आपका जालौर में हो जाएगा। जग मंदिर आपका उदयपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सुमेलित है। ए में आपका 2, बी में 3, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती? तो ये किस अनुच्छेद के दौरान दोस्तों उसकी उपलब्धियों और भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो यहाँ पर सब क्लोज भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 59(4). तो 59 का जो सब क्लोज 4 है दोस्तों उसके अंतर्गत आपके राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती। ये 59(4) में आपका लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। तो कौन सा यहाँ पर सत्य कथन है? प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सत्य है ये है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क ड, तो 51 क ड के अनुसार भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो निम्न में से किस पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो ये किससे परे आपकी होनी चाहिए दोस्तों? तो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, ये आपके दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित सवाल पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार जो है वो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त नहीं है अनुच्छेद 26 के अनुसार? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों में करने का अधिकार जो है ये किसी को भी प्राप्त नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत निम्न में से कौन से राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है? तो कौन सा जो है राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है? ये ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो है राज्य के प्राथमिक कर्तव्य है। तो लोगों के पोषाहार स्तर को बढ़ाना ये प्राथमिक कर्तव्य में आ जाएगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार करना ये भी प्राथमिक कर्तव्य में आ जाएगा। मादक पदार्थों, हानिकारक औषधियों के उपयोग पर प्रतिषेध और पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत ये पूछा गया है आपका प्राथमिक कर्तव्य कौन सा है। तो प्राथमिक कर्तव्य में आपके दोस्तों कौन कौन से आ जाएंगे? ऑप्शन देखिए 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो 1 और 2 होगा दोस्तों। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा लोगों के पोषाहार स्तर को बढ़ाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये जो है वो प्राथमिक कर्तव्य है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत का आपको चयन करना है दोस्तों। संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और प्रक्रिया नियम समिति। संघ शक्ति समिति के तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के आपके सरदार पटेल बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, ये तो भीमराव अंबेडकर थे आपके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो समावेशिता होती है, सुशासन होता है, सततता होती है। यहाँ पर संगतता नहीं होती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुशासन होता है, सततता होती है, समावेशिता होती है। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान में राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार राज्यपाल का पद आकस्मिक रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राजस्थान में अब तक 4 राज्यपालों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। सरदार दरबार सिंह राजस्थान के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो दरबार सिंह का सबसे लंबा कार्यकाल नहीं रहा है, इनका तो सबसे कम कार्यकाल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। यहाँ पर असत्य कथन के बारे में ही पूछा गया है। तो 96 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला भी यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर असत्य है, दूसरा सत्य है। तो दूसरा यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 23 मई 2025 को राजस्थान के एक विधायक श्री कंवरलाल को निलंबित किया गया था। तो यह किस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो दोस्तों ये अभी आपकी न्यूज़ आई थी। ठीक है, एक जो थे आपके उनको हटा दिया था, एक विधायक थे उनको हटा दिया था। कौन थे? वो आपके कंवरलाल थे। तो ये कहाँ के थे? आपके अंता बारा के थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। तो संविधान के किस संशोधन के माध्यम से 60 वर्ष से बढ़ाकर ये 62 वर्ष किया गया था? और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 15वां संविधान संशोधन आपका 1963 में हुआ था। इसके तहत इनकी आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। हाई कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश थे इनकी आयु 217 के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आरपीएससी के आपके वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके UR साहू यानी उत्कल रंजन साहू हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों प्रावधान दिए गए हैं और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धाराएं दी गई है। तो ये सवाल भी आप कर सकते हो, ये टेलीग्राम पर मैंने काफ़ी बार अपलोड किए हुए हैं। सदस्यों की नियुक्ति किस में दी गई है, इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष किस में दिया गया है, आयोग की संरचना किस में हो जाएगी और आयोग की वित्तीय स्वायत्तता किस में हो जाएगी। तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, सदस्यों की नियुक्ति जो है दोस्तों वो तो आपकी धारा 22 में हो जाएगी। और कार्यवाहक अध्यक्ष आपका किस में आ जाएगा दोस्तों? तो धारा 25 में आपका कार्यवाहक अध्यक्ष आ जाएगा। आयोग की संरचना जो है ये आपकी धारा 21 में हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए आयोग की वित्तीय स्वायत्तता, तो ये आपकी किस में हो जाएगी? धारा 33 में हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये आपका 25 में आएगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन हेतु 28 फरवरी 2014 को किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? तो 28 फरवरी 2014 को दोस्तों किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? ये सवाल आरपीएससी के द्वारा काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर नरपतमल लोढ़ा समिति आपकी हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा दोस्तों, नरपतमल लोढ़ा समिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से बता रहा हूँ आपको। लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए दोस्तों 28 फरवरी 2014 को एक कमेटी गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष आपके नरपतमल लोढ़ा थे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए हैं आपके 2025 वाले, इनके संबंध में कुछ कथन आपको बताने हैं और वो भी सत्य बताने हैं। यह इन खेलों का 7वां संस्करण था। इन खेलों की मेज़बानी बिहार द्वारा की गई। इन खेलों का शुभांकर गज सिंह था। इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 स्वर्ण पदक जीते। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, वो आपसे पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर दिया गया है। 101 से डायरेक्ट 119, यहाँ पर एक पेज मिसिंग है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आगे आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 7वां संस्करण है, ये बिल्कुल सही बात है। मेज़बानी बिहार द्वारा की गई थी, तो बिहार में इसका आयोजन हुआ था, ये भी सही है। और गज सिंह इसका शुभंकर हो जाएगा, ये भी आपका सही है। 60 स्वर्ण पदक यहाँ पर नहीं जीते थे, टोटल पदक 60 जीते थे दोस्तों, लेकिन 60 स्वर्ण पदक थोड़ी जीते थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े की थीम क्या रखी गई थी? तो 7वां आपका जो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा हुआ था, इसकी थीम आपकी क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो शुद्ध जल और स्वच्छता से आपकी स्वस्थ बचपन हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सीईसी के रूप में ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जून 2028 तक रहेगा। और सीईसी की खोजबीन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 121 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर असत्य आपको बताना है, कौन सा आपका असत्य है। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। एक यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, एक ही ऑप्शन आपका बचता है। 2 और 3 यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, एलिमिनेट करके भी आप सवालों को कर सकते हो। भारत उज्बेकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? ये टेलीग्राम पर मैंने अपलोड किया हुआ है, पुणे में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन 2 ग्रंथों को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और आपके नाट्य शास्त्र जो है दोस्तों, रुकिए, इसमें क्या आंसर होगा आपका 123 में, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं होगा, नाट्य शास्त्र होगा और इसके अलावा गीता होगी। इन 2 को आपके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल किया गया है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। इसके 14वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 मई को जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग और फिक्की द्वारा किया गया, तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पूर्ण रूप से साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य पूछा गया है। तो पहला राज्य यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम हो जाएगा। इसके बाद आपका गोवा हो जाएगा, फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो 3 राज्य जो है ये पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और अगर यूटी पूछा जाए आपसे तो यूटी आपका लद्दाख हो जाएगा। भारतीय तटरेखा की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई 11,098 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान के हिसाब से पूछा गया है, तो वर्तमान में जो लंबाइयाँ हैं वो चेंज हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो लंबाई है वो बढ़ चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य जो है ये तमिलनाडु है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, तो ये बात आपकी गलत है। वर्ष 1970 की तुलना में तटरेखा की लंबाई में 27% की वृद्धि हुई है, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 जो है ये आपके गलत है, सत्य नहीं है, पूछा गया है यहाँ पर। तो 126 में ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कुल लंबाई अभी वर्तमान में वो 11,098 किलोमीटर हो जाएगी। इसरो द्वारा अपने 100वें मिशन के रूप में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो NVS-02 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, कल भी आपको करवाया था। DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 128, 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योर से इसकी पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये श्योपुर से आपका किया गया था, MP से। इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है दोस्तों वो आपका सत्य पूछा गया है। दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये सवाल आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस वजह से दोस्तों? क्योंकि DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है आपका, और पहला जो होता है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कहाँ से हुआ था? आपका श्योपुर मध्य प्रदेश ने पहली उड़ान भरी है, और इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये हिंदी का सवाल है। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद आपका सत प्लस चित प्लस आनंद हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। किस शब्द में आपका परा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग आपका किस में हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पराभव जो दिया गया है दोस्तों, इसमें आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 130 में 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म आपका सही है? सही यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा? तो पावस का मतलब वर्षा और पायस का मतलब खीर, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अचल यहाँ पर पृथ्वी दिया गया है जो कि गलत है। अचला का मतलब पृथ्वी होता है, अचल का मतलब आपका पर्वत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके बाकी भी उल्टे दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है? सुमेलित है पूछा गया है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सुमेलित है? तो रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ये बिल्कुल सही है। रस में डूबा हुआ गुल्ला आपका रसगुल्ला होता है दोस्तों। रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है, रेल से चलने वाली नहीं होती, पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ई प्रत्यय का प्रयोग आपका किस में नहीं हुआ है? टोकरी में हुआ है, घंटी में हुआ है, मटकी में हुआ है। बुआई में आपका दोस्तों ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किस विकल्प में सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो सरस्वती का पर्याय आपका किस में नहीं है, बताइए दोस्तों। तो भारतीय सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा होता है, वीणा पाणी होता है, रागी नहीं होता है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, छूत से फैलने वाला रोग आपका कौन सा होता है? तो छूत से फैलने वाला रोग आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 135 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग हो जाएगा। शुद्ध शब्दों का युग्म है, तो शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सदृश भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर गगन बहुत ऊंचा है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। आजकल भ्रष्टाचार जो है इसका बाजार गर्म है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो किस विकल्प में आपके मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है दोस्तों? तो मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना, नुक्ता चीनी करना यानी दोष निकालना,
खाद छानना यानी कि बर्बाद करना, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। चोली दामन का साथ होना यानी घनिष्ठ संबंध होना। अगला सवाल देखिए, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ आपका हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। तो पहले तो बुरा था ही सही, फिर और अधिक बुरा हो गया। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यानी एक तो करेला था, फिर ऊपर से नीम और चढ़ा दिया, यानी पहले ही बुरा था फिर और बुरा हो गया। यहाँ पर दिया गया है प्रोहिबिटेड शब्द का अर्थ क्या होगा? तो प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? निषिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 141, ये आपके इंग्लिश के सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये तो पैराग्राफ वाला सवाल है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। पैराग्राफ आप सोल्व कर लेना, मैं इसकी PDF आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 142 जो दिया गया है इसमें भी आपका 4 होगा। इसके अलावा देखिए 143 मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका दोस्तों व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लेवी, इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका इम्पोज हो जाएगा। चूज़ द एंटोनिम ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका दोस्तों एंटोनिम आपको बताना है, विलोम शब्द बताइए। तो ये आपका प्रमोट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, यहाँ पर इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी ईच मैन विशेज, तो इसका आपको मतलब बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टू एक्वायर मैक्सिमम वेल्थ। यहाँ पर एरर आपको ढूंढनी है दोस्तों, तो एरर बताइए। तो किस में आपकी एरर हो जाएगी? स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर वर प्रेजेंट फॉर द शो, या फिर नो एरर। तो इसमें बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो इसमें तो नो एरर है आपकी। 147 में बताइए, द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ऑल द चिल्ड्रन, नो एरर। तो यहाँ पर इसमें एरर हो जाएगी दोस्तों थर्ड वाले में। इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको PDF मिल जाएगी, तो PDF से आप देख लेना। 148 जो है दोस्तों, इसमें आपकी किस में एरर हो जाएगी? बोथ इंडिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक है दोस्तों। 149 जो है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव पेड हिज यूटिलिटी बिल्स, नो एरर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 2 जो है ये गलत है। और 150 जो है इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर द ऑफिसर वेरीफाइड और पेपर एंड अलाउड अस टू गो, नो एरर। तो यहाँ पर किस में आपकी एरर हो जाएगी? तो यहाँ पर आर पेपर एंड जो दिया गया है इसमें आपकी एरर हो जाएगी। तो ये इंग्लिश के सवाल के आंसर मैंने बता दिए हैं। तो ये मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा PDF, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।